आइए इस वीडियो में हम आकलन के बारे में अध्ययन करें कि आकलन क्या है। इसे अंग्रेजी में असेसमेंट कहते हैं। आकलन का प्रयोजन सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में सुधार करना है। यह एक रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह जांच किया जाता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका उद्देश्य निदानात्मक होता है, जिसके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, उन्हें विद्यार्थियों को पृष्ठपोषण प्रदान करना एवं अधिगम संबंधी विद्यार्थियों को जो कठिनाई हो रही है उसको मालूम करना या जांच करना होता है। यह संपूर्ण अधिगम अवधि के दौरान निरंतर चलने वाली या सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके हम निम्नलिखित दो प्रतिमानों के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। पहला, अधिगम के लिए आकलन, जिसे सीखने के लिए भी आकलन कहते हैं। इसे अंग्रेजी में असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। दूसरा, अधिगम का आकलन, जिसे हम अंग्रेजी में असेसमेंट ऑफ लर्निंग या सीखने का आकलन करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले अधिगम के लिए आकलन, जिसे सीखने के लिए आकलन कहते हैं, के बारे में अध्ययन करें। सीखने के आकलन जो यानी अधिगम के लिए आकलन से तात्पर्य है कि हमें सीखने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वह सीखने के लिए आकलन होता है। अर्थात बालक को सीखने के लिए क्या क्या चाहिए, पढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, इसके माध्यम से हम सीखते हैं। यह बताता है कि विद्यार्थी क्या सीखता है, कितना सीखता है तथा कैसे सीखता है, उसके सीखने का तरीका क्या है, उसकी शैली क्या है। यह आकलन पाठ के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 चरणों में होता है। पहला, प्रारंभिक चरण। दूसरा, पाठ के अधिगम अनुभव चरण में। और तीसरा, पाठ पढ़ाने के बाद। यह कैसे सीखता है, अर्थात अवलोकन के माध्यम से सीखता है कि देखकर सीखता है, कि सुनकर सीखता है, कि बोलकर सीखता है, कि लिखकर सीखता है। यानी विद्यार्थी को इसके माध्यम से सिखाया जाता है। इसमें किसी विद्यार्थी को पास या फेल नहीं करना होता है। यह सीखने में गति या गुणवत्ता लानी होती है। इसके माध्यम से इसमें हम विद्यार्थी के जो गुणवत्ता होता है उसको सुधारते हैं। यदि किसी विद्यार्थी की कोई कमियां हैं, कमजोरियां हैं, तो उन कमजोरियों को पहले हम समझते हैं, फिर उसका हम निदान करते हैं, उपचार करते हैं, जिससे उसके गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। यह आकलन निदानात्मक एवं रचनात्मक होता है, यानी इसके माध्यम से हम निदान भी कर सकते हैं। समय समय पर विद्यार्थी का निदान करते हैं। यदि कोई विद्यार्थी किसी विषय में कमज़ोर है या उसको पढ़ने में कोई समस्या आ रही है, तो उन समस्याओं के कारणों का विश्लेषण कर हम उसका निदान करते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उन बीमारी का हम पता लगाते हैं और पता लगाने के बाद हम उसका उपचार करते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई विद्यार्थी किसी विषय में कमज़ोर है तो कमजोरी को पता लगाकर हम उसका निदान भी करते हैं, जिससे उसमें गुणवत्ता में सुधार आता है। यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। इसके द्वारा तुलनात्मक आकलन नहीं होता है, बल्कि इसके द्वारा व्यक्तिगत कमियों और गुणों का आकलन होता है। इसमें विद्यार्थियों की जो व्यक्तिगत कमियां हैं, कमजोरियां हैं, कहाँ कहाँ विद्यार्थी किन किन विषयों में कमज़ोर है, उन कमियों को हम पता लगाते हैं, जिससे हम उसके आकलन में हम सुधार कर सकें। बालक की योग्यता का स्तर व रुचि के पहचान करते हैं। इसके माध्यम से हम उसकी योग्यता की पहचान करते हैं कि और रुचि की भी पहचान करते हैं कि बालक को किन किन विषयों में, किन किन क्षेत्रों में रुचियाँ हैं। जैसे किसी बालक को गणित पढ़ने में रुचि है, किसी को विज्ञान पढ़ने में रुचि है, किसी को सामाजिक अध्ययन पढ़ने में रुचि है, किसी को वाणिज्य में रुचि है। तो हर प्रत्येक विद्यार्थी को या किसी को खेल कूद में रुचि है, तो हर विद्यार्थी या प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी रुचि के अनुसार हम उसको
विषय लेने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि वह अपनी रुचि के अनुसार वह विद्यार्थी पढ़ सके। उसकी क्षमताओं की पहचानते हैं। विद्यार्थियों के यहाँ उसकी क्षमता को पहचानना होता है कि विद्यार्थी की कितनी क्षमता है, वह क्या क्या कर सकता है, उसकी हम इस क्षमताओं को पहचानते हैं। बालक की आवश्यकता के अनुसार विषय वस्तु का भी चयन करते हैं। बालक कौन कौन सी विषय वस्तु पढ़ना चाहता है, कौन कौन सी विषय वस्तु पढ़ना नहीं चाहता है। जैसे यदि कोई विद्यार्थी की आवश्यकता उसके है, उसको विज्ञान दिया जाए तो विज्ञान पढ़ेगा, किंतु यदि उसको कला के विषय दिया जाए तो वह कला को अच्छी प्रकार से नहीं पढ़ पाता, क्योंकि उसकी रुचि विज्ञान पढ़ने की है। इसी प्रकार यदि किसी विद्यार्थी को, कला वाले विद्यार्थी को विज्ञान दिया जाए तो वह विज्ञान को ठीक से नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन कला की जो विषय है वो उसको अच्छी प्रकार से पढ़ सकता है। इसीलिए विद्यार्थी की उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको विषय को दिया जाना चाहिए। इसमें उचित शिक्षण विधियों का चयन किया जाए। विद्यार्थी को कौन कौन कहाँ कहाँ समस्या आ रही है, इसलिए उसकी उचित शिक्षण विधि का भी चयन करना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे सामान्य विधि से किसी विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, फिर उसको आगमन निगमन विधि से हम पढ़ाते हैं, या कोई रोचक विधि से या क्रिया आधारित विधि का उपयोग कर हम विद्यार्थी को हम जो उसकी समस्या आ रही है इन विधियों के माध्यम से हम उसकी समस्याओं का निदान करते हैं। इसमें बहुत जरूरी होता है विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, यानी जो चीज़ हम अभी सिखा रहे हैं, सीखने से पहले वो विद्यार्थी कितना जानता था। यानी जैसे विद्यार्थी को हम 4 संख्याओं को जोड़ना सिखाते हैं, इससे पहले क्या 2 संख्याओं को वह जोड़ पाता था, तभी वह 4 संख्याओं के अंकों को जोड़ पाए, यानी उसको पूर्व ज्ञान से देखते हैं। इसी प्रकार की किसी विद्यार्थी को मोटरसाइकिल या साइकिल चलाना सिखाना है तो इससे पहले देखते हैं कि क्या विद्यार्थी वह साइकिल चलाना जानता था। अगर साइकिल चलाना वह जानता है तो वह स्कूटर और मोटरसाइकिल भी चलाना जान सकेगा। इसमें किसी विद्यार्थी को ग्रेड या स्कोर नहीं दिया जाता है। यह प्रत्येक क्षण, प्रतिदिन या रोज चलने वाली प्रक्रिया है, यानी यह प्रत्येक दिन भी हम इसके माध्यम से विद्यार्थी का आकलन कर सकते हैं कि वह सीखने में कहाँ कहाँ गलती कर जाती है, इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। यह निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया है, यानी इसको आकलन करने से उसमें निरंतर अभ्यास आता है, उसकी कमियां जो है वो कमियों को दूर हो जाता है। तो अभ्यास करने से ही हम उसकी कमियों को दूर कर सकते हैं। यह सीखने सिखाने के साथ चलती जाती है, इसे फॉर्मेटिव मूल्यांकन भी कहते हैं। बच्चों को इसमें अलग अलग क्षेत्रों में रुचियाँ प्रतिभाएं होती हैं। किसी बच्चे को खेल कूद में रुचि होती है, किसी को संगीत में रुचि होती है, किसी को चित्रकला में, किसी को वाद विवाद में। तो उसके रुचि के अनुसार उसके क्षेत्रों को विभाजन करना चाहिए ताकि वो विद्यार्थी उसी रुचि में लेके आगे बढ़ सके और उसको कोई समस्या नहीं हो। आकलन के कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से हम विद्यार्थी का आकलन करते हैं, जैसे अवलोकन के माध्यम से, निरीक्षण के माध्यम से। विद्यार्थी अवलोकन के माध्यम से सीखता है। जैसे एक छोटा बालक है, वो अवलोकन के माध्यम से ही सीखता है, वो देख के सीखता है, क्योंकि वो बालक बोल नहीं सकता है, लेकिन वो देख के, सुन के, ऑब्जर्व करके अपने घर के जो बड़े सदस्य हैं उनको देखकर वो सीखता है। इसमें विद्यार्थी के दत्त कार्य के माध्यम से हम सीखते हैं। विद्यार्थियों को दत्त कार्य के माध्यम से सिखाया जाता है, क्लास टेस्ट के माध्यम से भी सिखाते हैं, गृह कार्य के माध्यम से, प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी हम इसको आकलन को सिखा सकते हैं। साझेदारी के माध्यम से, इसके व्यवहार, बच्चों के एक दूसरे के व्यवहार के माध्यम से हम इसमें आकलन कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से निर्णय लेने की क्षमता इसमें होती है, नेतृत्व की क्षमता का भाव इसमें भी इसके माध्यम से सिखा सकते हैं। अब आइए हम अधिगम का आकलन, जिसे हम सीखने का आकलन करते हैं, या असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में जानें। इसमें बालक ने क्या क्या सीखा का आकलन किया जाता है, यानी क्या क्या सीखा। और इससे पहले जो हमने पढ़ा, सीखने के लिए आकलन माने सीखने के लिए आकलन किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है सीखने के लिए, और यहाँ पे हम हैं कि बालक ने क्या क्या सीखा का आकलन किया जाता है। यह सीखने के बाद या पूरी प्रक्रिया के बाद का आकलन है, जबकि सीखने के लिए आकलन जो है उसमें क्या क्या सीखने के लिए चाहिए वो प्रक्रिया है। आइए तो
अधिगम का आकलन के बारे में जानें। अधिगम का आकलन या सीखने का आकलन मुख्यतः विद्यार्थी के अधिगम के संज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का आकलन है। सीखने का आकलन विद्यार्थी के किसी विषय संबंधी अधिगम का संपूर्ण पाठ्यक्रम के समाप्त हो जाने के पश्चात सत्रांत परीक्षा या कई इकाइयों के समाप्त हो जाने के पश्चात तिमाही या छमाही लिखित या मौखिक परीक्षा के रूप में आकलन करती है। इसके माध्यम से विद्यार्थी ने कितना और क्या सीखा और कितना उसको सीखना था का ज्ञान होता है। यानी विद्यार्थी को कितना सीखा है, अभी तक वो विद्यार्थी कितना सीखता है और उसको कितना सीखना है। जैसे किसी विद्यार्थी को 5 तक का पढ़ा सिखाना है तो वो विद्यार्थी को देखते हैं कि विद्यार्थी 2 तक या 3 तक का पढ़ा उसको आता है, यानी वो 2 या 3 तक के पढ़ा को वो सीखा है, उसे 4 और 5 को सिखाना है। यानी इसका बेस आधार हो जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि 2 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी हम 5 के टेबल या पहाड़े को भी हम सिखा सकते हैं। इस प्रकार के आकलन का उद्देश्य अधिगम प्रगति और शैक्षिक उपलब्धि का आकलन होता है। यह संकलात्मक आकलन होता है जो संपूर्ण शिक्षण सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है। यानी इसमें हम थोड़ा थोड़ा पढ़ा के किसी पाठ को या इकाई को पढ़ाने के बाद उसका हम आकलन कर सकते हैं कि बच्चे ने अभी तक कितना सीखा है और सीखने के दौरान उनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम कैसे निदान कर सकते हैं। यानी इसको हम इकाई टेस्ट या साप्ताहिक टेस्ट या आप मासिक टेस्ट जिसको कहते हैं के माध्यम से इसका हम आकलन कर सकते हैं। इस आकलन के द्वारा शिक्षार्थी की अधिगम की क्षमता का आकलन किया जा सकता है। यानी अभी तक हर विद्यार्थी की क्षमता अलग अलग होती है, सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। कोई विद्यार्थी उत्कृष्ट होता है, कोई उससे लो होता है। यानी हर विद्यार्थी अलग अलग होता है, कोई तेज गति से सीखता है, कोई धीमी गति से सीखता है। यानी विद्यार्थी को जो सीखने की क्षमता है उसके अनुसार हमको सिखाना चाहिए, यानी उसकी सीखने की क्षमता कितनी है। इसमें वार्षिक परीक्षा के माध्यम से छात्र द्वारा किए गए अधिगम का आकलन किया जाता है। कमियों को जानना, बालक द्वारा सीखे गए कार्यों में कमियों को हम इसके माध्यम से जान सकते हैं कि जो कुछ भी हम सिखा रहे हैं या बच्चे सीख रहे हैं वो उनकी कहाँ पे कमजोरियां हैं, कमियां हैं, वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं। शिक्षक उसको पहचान कर उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे उसमें सुधार किया जा सके। त्रुटियों, विषय वस्तु में सुधार हेतु, विषय वस्तु में इसमें सुधार किया जा सकता है इसके माध्यम से, क्योंकि किसी न किसी विद्यार्थी को किसी न किसी विषय वस्तु पे कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं की परख कर हम विद्यार्थी की जो विषय वस्तु है, कंटेंट है, उनको हम सुधार कर सकते हैं। त्रुटियों में सुधार करना, बहुत से विद्यार्थी कुछ न कुछ गलतियां करते हैं। जैसे हिंदी में वर्तनी, वर्ण, मात्राओं की त्रुटियां करते हैं। इनकी हम पहचान कर उन्हें बार बार अभ्यास कराकर उनकी त्रुटियों को हम दूर कर सकते हैं, जिससे कि उनकी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, सीखने की क्षमता है या गुणवत्ता है, वो को हम बढ़ा सकें। यह लिखित, मौखिक या क्रिया आधारित भी होती है। यह आकलन हम इसके माध्यम से लिखित भी ले सकते हैं, मौखिक भी ले सकते हैं और क्रिया आधारित भी हम ले सकते हैं। व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों प्रकार से हो सकता है। इसमें प्रश्नों के प्रकार जो होते हैं आपके अलग अलग भी हो सकते हैं, व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और सामूहिक भी हो सकते हैं।
इसमें हम किसी विद्यार्थी का हम व्यक्तिगत टेस्ट भी ले सकते हैं, सामूहिक भी ले सकते हैं, जिससे इसमें सामूहिक में भी पता चलता है कौन से विद्यार्थी सबसे उत्कृष्ट है, कौन सा लो है, कौन सा उससे भी कमज़ोर है, इनको पता चल जाता है। उसकी व्यक्तिगत कमजोरियों को भी पता लगा सकते हैं। इस प्रकार से ये हम करते हैं। इसके विधि और तरीके इस प्रकार हम क्लास टेस्ट के माध्यम से, साप्ताहिक टेस्ट से, मासिक टेस्ट से, तिमाही टेस्ट से या छमाही टेस्ट के माध्यम से या वार्षिक टेस्ट के माध्यम से हम इसका आकलन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस प्रकार से हमने सीखने के लिए आकलन तो देखा और सीखने का आकलन देखा। अंत में हम पुनः इसको यह देखते हैं कि जो सीखने के लिए आकलन है, इसमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वह सीखने के लिए आकलन है, अर्थात बालक को सीखने के लिए क्या क्या चाहिए एवं पढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, वो सीखने के लिए आकलन है। तथा सीखने का जो आकलन है, इसमें बालक ने क्या क्या सीखा का आकलन किया जाता है। यह सीखने के बाद की पूरी प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में आज सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।